हमारे देश में इस्लामिक आतंकवाद को सरकारों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। और इस्लामिक आतंकवाद को कहने से लोग डरते हैं कि कुछ लोग सलमान रश्दी की गर्दन काट देंगे, कुछ लोग तस्लीमा नसरीन को इस देश में अंडरग्राउंड रहने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने आज देर की तो जब आप कहेंगे ना तो आप इस लायक नहीं रहेंगे। इसलिए सच को सच कहिए। कोई माइकलाल किसी को नहीं मार सकता। मुझे दिन भर बड़ी थ्रेट आती हैं। एक कोई यूएसए में कोई साहब है, वो दुनिया जमाने की थ्रेट मुझे देते हैं, मारना भी चाहते हैं लेकिन यूएसए में बैठ के चाहते हैं। मैंने कहा यहां तो आओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मेरी आपसे विनती भी है, मेरा गुस्सा भी है कि अगर ये देश नहीं रहेगा तो ये मर्सिडीज कहां खड़ी करोगे यार? ये 5-5 मंजिल के मकान कहां बनाओगे? और अब तो लोग खुल के ये बात कहते हैं, ये कोई दबे छुपे नहीं कहते। एक वर्ग इस देश में ओपनली ये कहता है कि हम क्या पागल हुए हैं जो मकान बनवाएं? हमको क्या जरूरत है? जो 500 पाकिस्तान और कश्मीर बन चुके हैं वो उसमें अपने बने हुए मकानों में नहीं रह रहे, आपके मकानों में रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉश इलाका साउथ दिल्ली के अंदर, वहां की कॉलोनी से 6 महीने पहले किस मोडस ऑपरेंडी के तहत आप सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते वो सड़क गली में चली जाती है और गली में आप फिर इस तरह से नमाज जुमे की पढ़ते हैं कि वो नमाज बेसिकली आधे घंटे में समाप्त हो जाती है, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन 1 घंटे तक नमाज पढ़ी जाएगी। उस 1 घंटे के दरमियान में लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो उनके दरवाजों के अंदर पढ़ने लगते हैं, फिर उनकी छत पे पढ़ने लगते हैं। वहां से 27 परिवार छोड़ के दिल्ली में चले गए। उनकी एफआईआर नहीं कोई लिखवा रहा। सरकारों के बदलने नहीं बदलने की से सब कुछ ठीक नहीं होगा जब तक समाज नहीं बदलेगा। आपने मालदा देखा, आपने कैराना देखा, रामपुर, अलीगढ़, करीमगंज, कोई शहर ऐसा बचा है जहां से आप भाग ना रहे हो और लगातार भाग रहे हैं। और मैं बार बार पूछता हूं भाई, चाहे आप करीमगंज से भागें, चाहे मालदा से भागें, चाहे अलीगढ़ से भागें, चाहे बिहार के कटिहार से भागें, जाएंगे कहां? कहां जाना है? कौन से मुल्क में आप जाने वाले हैं? जिन पे पैसा है, रुपया है, तो वो तो कुछ चले जाएंगे यूएस, बाकी कहां जाएंगे? आप 700 साल पुरानी स्थिति में जाने वाले हैं। आप कंप्रोमाइज करते चले जा रहे हैं। ये कंप्रोमाइज खत्म नहीं होगा। जरा आज की जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि 700 साल पहले भी हमारी चुप्पी ने हमें ऐसा बना दिया जिसके कारण हम 700 साल में अपनी पहचान ही भूल गए। और आपके ऊपर कोई ऐसी सिविलाइजेशन रूल करती तो खुशी भी होती कि एक ऐसी सिविलाइजेशन ने आपके ऊपर रूल किया जो बड़ी रिच सिविलाइजेशन थी। आपके ऊपर तो इस देश में, पता नहीं पूरी दुनिया में तो लोग कहने को तैयार हैं, हमारे यहां पता नहीं एक अजीब किस्म का डर है, एक अजीब किस्म का पॉलिटिकल करेक्टनेस है। हमारे देश में इस्लाम जो है, बांग्लादेश में जो इस्लाम है, जो पाकिस्तान में इस्लाम है, वो पूरी दुनिया के इस्लाम से सबसे बड़ा फ्रॉड है। और एक नया नैरेटिव आता है जब मुझ जैसे लोग बोलने लगते हैं, जब हदीसों का रेफरेंस देते हैं, हम आयतों का रेफरेंस देते हैं, जब कलमे का रेफरेंस देते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने गलत कुरान पढ़ लिया है। तो उनसे पूछता हूं, ये गलत कुरान आपने मार्केट में लाए क्यों थे? लेकिन सही कुरान कौन सा है वो भी नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए कि पहले दिन से झूठ बोला जा रहा है। 572 और 632 के बीच की पूरी जिंदगी जो है, जो नहीं थी वो बताई जा रही है। लूट खसोट की दुनिया के लोग, जिनके यहां रेप जस्टिफाई हो, जिनके यहां लूट में औरत को अगर लूटा गया हो तो उसके हिस्सा बांट किया जाता हो,
जो पूरी दुनिया में कत्लो गारत कर रहे हैं, उन्होंने 700-1400 साल के अंदर यह साबित कर दिया कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। मार्केटिंग देखिए कितनी बढ़िया है, आप लोगों से बढ़िया है। लोग कहते हैं मोदी जी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने तो उसको पीछे छोड़ दिया भाई। उस किताब में जिसमें यह लिखा हो, उस किताब के मानने वाले जो ये कहते हो कि जमीन चपटी है, लेकिन है चपटी, मान उसे रहे उस पर रहे जो गोल है। अब ये कंट्राडिक्शन है, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं, वो उसमें कोई प्रकार डाल के नई बात बताने लगेंगे आपको कि वो ऐसे नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, जिस धर्म का पहला कलमा, किताब खोलते ही पहला कलमा जो है वो सबको निगेट करता है। नो, मैं, मेरे अलावा कोई नहीं। उस धर्म के बारे में हम लोगों ने नरेटिव बनाया, और इसमें मैं मुसलमानों को दोष नहीं देता हूं, इसमें हमारे देश के हिंदुओं की कायरता जिम्मेदार है। क्योंकि जब हम किसी से लड़ नहीं सकते और हम अपने सर्वाइवल के लिए उसके झूठ से कहने पहले हम ही कहने लगते हैं। मुसलमान सेकुलर होता है, यह कोई मुसलमान नहीं कह रहा, वो कह भी नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि मुसलमान सेकुलर है, वो मने कर रहा है भाई हम हो ही नहीं सकते, हमारा सेकुलरिज्म में कोई मतलब ही नहीं है, आप जैसे हैं हम ऐसे ही हैं। और वो अपनी इस बात पे कायम है। दिल्ली के गलियारों में जो चीजें होती हैं उसके कंपल्शंस दूसरे होते हैं। हर सरकार के अंदर बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर, बड़े से बड़ा गृह मंत्री भी चाहता है कि उसके लोग उस पर दबाव बनाएं ताकि वो कर पाए, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। समाज के अंदर अगर सही बात बता दें और समाज उसको मुद्दे को अपनी प्रेस्टीज के साथ जोड़ दे, तो बड़ी बड़ी सरकारें और बड़ी बड़ी पार्टियां भी आपके साथ खड़ी होंगी। 70 साल में आपने पहली बार यह साबित किया कि हम जिसे चाहेंगे उसे गद्दी पे बिठाएंगे। इससे पहले इस देश में लोग तय करते थे, मुसलमान तय करते थे कि मुलायम सिंह सेकुलर है, ये बैठेंगे, आप सेकुलरिज्म से हटे हम हटा देंगे, हम लालू को ले आएंगे, हम नीतीश को ले आएंगे। कुल मिलाकर के देश में 28 सेकुलरिज्म की दुकानें खुली हुई हैं। तो जो लोग इतनी कम तादाद में थे, उन्होंने 70 साल तक अपने वोट की पोजीशनिंग ऐसी की कि 80% लोग इस देश के अंदर या तो फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं, या गुस्से में हैं, या जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। तो पहली बार आपने गलती से बटन सही दबा दिया है। ये पुलवामा इसलिए नहीं हुआ, ये पुलवामा होने की पूरी कॉन्स्पिरेसी का हम लोगों को पता है। आर.एस. सिंह आपको भी पता है, जो रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं। पुलवामा की टाइमिंग इसीलिए चुनी गई थी कि उनको पता है कि भारत में ऐसे हालात होंगे कि नरेंद्र मोदी का जो सिक्का ऊपर चढ़ रहा है, अगर पुलवामा में 40 लोग मारे जाएंगे और अगर इलेक्शन मोड में नरेंद्र मोदी कोई एक्शन नहीं कर पाएगा, तो जो इनकी पूरी टेम्परेचर है वो नीचे आ जाएगा। ये सोच के पूरी तय किया गया। लेकिन इमरान खान को यह नहीं पता था कि अब नेहरू जी और मनमोहन सिंह नहीं है। लिहाजा जो आपने 24 फरवरी को किया, उसका अंदाजा नहीं था उनको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज वहां के फॉरेन मिनिस्टर का बयान महत्वपूर्ण है। जो एक नई कॉन्स्पिरेसी गढ़ी जा रही है, अगर यह हुआ तो ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं वही होगा। ये जो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने बयान दिया है कि 14 से लेकर 17 तारीख के बीच में भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है, भारत करे न करे, हम ये कह के पहले कह दें कि भारत करने वाला है और हम फिर दोबारा से कोई खेल करने वाले हैं। अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, क्योंकि जिस देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराने में इतनी लाठियां खाई हैं, पूरे खानदान उनके तबाह हो गए हैं, उन लोगों ने, वो लोग जाके पाकिस्तान में 2 साल पहले कह रहे थे आप हमारी मदद कीजिए, मोदी को हटाने में तो आप मदद नहीं करेंगे, तो हम तो हटा नहीं पा रहे उसको। ये ऐसे ही पूरी घटनाएं नहीं हो रही हैं। ये 370 का जिक्र पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को करने की क्या जरूरत है भाई?
ये हमारे देश तय करेगा कि 370 रहेगी या नहीं रहेगी। हमने तो उनके देश में नहीं पूछा कि बलूचिस्तान आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, या गिलगित बल्तिस्तान आपका है या नहीं है। ये इस एजेंडे के साथ हो रहा है कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान कुछ लोगों के लिए एक्सटेंडेड पार्ट है। तो उस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका आप मैनिफेस्टो के 4 पॉइंट पढ़ लें, एक राज कश्मीर में उनकी भाषा सुन लें, जेएनयू की भाषा, जादवपुर की भाषा, ममता की भाषा, सबकी सुन लें। मैं कह ये रहा हूं कि हमारे यहां राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे हैं, एक पार्टी के चीफ जिसके मैनिफेस्टो में यह लिखा हुआ था कि हम जीतने के बाद आतंकवादियों को छोड़ देंगे, वो इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और डिफेंस मिनिस्टर होते हुए अभी धनवा साहब किसी प्रोग्राम में मिले थे हम लोगों को, एयरफोर्स के चीफ। ये पब्लिकली कोट करने की चीज नहीं है। उन्होंने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर की एक मीटिंग में ये महाशय बैठे हुए थे, तो वहां किसी एयरफोर्स के अफसर ने कहा कि सर हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बोले तुम लोग कैसी बातें करते हो, तुम्हारी मिनिस्ट्री थोड़ी नहीं पावर की, तुम लोग पावर के बारे में क्यों बात कर रहे हो। भाई साहब वो एयरफोर्स वो बेचारे परेशान हो गए। और आप लोगों की यही गलत बात है कि आप लोग अपने अलावा दूसरे में बहुत दखल देते हैं, आपका पावर से क्या मतलब। और बेचारे उनकी समझ ही नहीं आएगी हो क्या गया। एक तो उनकी माशाल्लाह जबान है कि वो अपनी बात खुद ही समझते हैं, दूसरा तो समझता नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारी राजनीतिक परिस्थितियों ने कैसे कैसे बौने लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव जगह पे बिठा दिया है। हम कहां हैं भाई। यही शाह मोहम्मद कुरैशी जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, 26/11 का घटना जिस दिन हो रही थी उसी दिन दिल्ली में बैठा हुआ था। रात के 2 बजे स्पेशल प्लेन से उनको भेजा गया। वो आज भी हैं, आज भी पुलवामा हुआ है और वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं 14 से 16 के बीच में होगा। और अगर यह हुआ तो आप देखिएगा कि इस देश में, अभी आपने देखा था ना बालाकोट पे कैसे कैसे लोगों ने सवाल पूछे कि बालाकोट तो यहां है, पीओके में है। बहुत सारे लोगों को पता है कि पुष्पेन जाता रहता है, तो मैंने कहा ये वो बालाकोट नहीं है भाई, ये बालाकोट पाकिस्तान के बावर्ची खाना है। 90 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। और उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू यह है कि आज से 200 साल पहले रायबरेली एक जगह है जहां से अब फ्रीडम फाइटर लड़ते हैं, जिन्होंने पूरा परिवार उनका भारत की आजादी में निकल गया, वहीं से लड़ रहे थे रोम से। वो वहां से एक शख्स सैयद अली बरेलवी 200 साल पहले बालाकोट में उसने पहला मदरसा खोला था। बालाकोट की हिस्टोरिकल वैल्यू को समझिए, बहुत पुराना है। दूसरी उसकी वैल्यू यह है कि जब यहां बहुत सारे लोगों में इस बात की चिंता हो रही थी, तो मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि बालाकोट में लोग कह रहे हैं कि वहां तो पेड़ कटा मिला है, वहां तो 2 पक्षी मरे मिले हैं, फिर ये हुआ कि नहीं कुछ 300 मरे हैं, 400 मरे हैं। मैंने एक टेलीविजन पे कहा कि वहां एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। बालाकोट जाकर के बम धमाका करना आप ऐसे ही है कि किसी के किचन में चले गए हो। और इस पाकिस्तान के साथ में एक बड़ी लॉबी हमारे देश में लिबरल्स की और लेफ्ट की है, वो ये बार बार कहती है छोटी छोटी बात पे, देखिए भाई पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन मत करिए, वो न्यूक्लियर स्टेट है, हमसे उनसे ज्यादा तो हमारे लोग हमें डराते हैं। तो ये बार बार जब कहा जा रहा था कि देखिए इससे वो होगा और वो यहां फेंक देंगे और हम तबाह हो जाएंगे, तो उसमें कुछ लोगों ने अब ये तर्क देना शुरू किया कि भाई पाकिस्तान अगर कितने भी बम फेंके, तो हमने तो पिछले 70 साल में 130 करोड़ कर लिए, कितने जाएंगे। अरे 2-4 भी बचे तो हम फिर 70 साल में खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो 4 ही है भाई, आप निपट जाएंगे हमेशा के लिए। तो बार बार मैं एक ही बात कह रहा था कि बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का महत्व क्या है। पाकिस्तान आप देखें, कोई बयान उर्दू का, इंग्लिश का, हिंदी का, डॉन पढ़ लें, वीक पढ़ लें, फ्राइडे टाइम्स पढ़ लें, पाकिस्तान ने एक बात कहना बंद कर दी है। अब वो ये नहीं कहता कि अगर कुछ किया तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है।
अब ये उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो जो न्यूक्लियर बम जिसको वो फ्रिज में रखा हुआ कोई अंडा है क्या है, वो समझ रहे थे कि हम फौरन ऐसा कर देंगे, लेकिन बाहर से चांटा पड़ा, यहां मारा, यहां सुन ही नहीं रहा कोई। और जब वहां बालाकोट में बम गिरा तो कई लाख लोग दिल्ली में घायल हो गए एकदम। शाम तक क्या बात है, लोग करा रहे थे बुरी तरीके से, टेलीविजनों पे करा रहे थे, सड़कों पे करा रहे थे, और क्या आलम था भाई। और एक आदमी आपका पकड़ लिया उन्होंने, उसको उन्होंने छोड़ना पड़ा। जैसे ही छोड़ा तो यहां के जो बेरोजगार लोग जिनका रोजगार वहां से चलता है, उन्होंने कहा देखिए ही इज ए मैन ऑफ पीस, इसको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए। तो पाकिस्तान में तो लोग जानते थे कि इमरान खान क्या है, ये तो उनको पता था, लेकिन हमारे यहां के लोग पाकिस्तान से भी ज्यादा उत्साही लोग हैं। अब वो उसको नोबेल प्राइज मिलता या नहीं मिलता, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत में एक फिल्म आई थी हंसते जख्म, अब वो बेचारा न रो पा रहा है न हंस पा रहा है। ऑफिशियल बयान ये आया है कि भारत ने यहां कुछ नहीं किया है, लेकिन 1.5 महीने से सारे देश के एयरफोर्स के हेडक्वार्टर, सारे एयरपोर्ट बंद हैं। अब उसकी रिपेयर चल रही है, अब लोगों को पता चल गया ये रिपेयर चल रही है, तो कह रहे नहीं नहीं वो तो हमारा पहले से प्लान था, हम बालाकोट का इंतजार कर रहे थे। तो आपने समस्या को समस्या मानिए। बालाकोट में, पठानकोट में, ये दुनिया जमाने में जितने भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या चाइना से जो भी थ्रेट है, ये ओपन है, साफ दिखाई देती है। ये चिंता का विषय नहीं है। मैं जिस चिंता की तरफ हूं, जिस कारण से मैं यहां हूं आपके बीच में, मेरी चिंता यह है कि इस देश में हर दिन कम से कम 10 सर्जिकल स्ट्राइक अंदर होने चाहिए। अगर अंदर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। और यह सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपकी और मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो मैं अपनी भूमिका मैंने तय की है, न मैंने किसी से कुछ कहा, न मेरी किसी से कोई डिमांड, न मेरा देश पे एहसान। मैं तो अपनी बीवी पे भी एहसान नहीं कर पाता, सिर्फ उसका एहसान ले रहा हूं कि घर से बाहर रहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक देश के बाहर सेना करेगी, वो उसका काम है, लेकिन देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक इस देश का समाज करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि अब कश्मीर के अंदर भी जो है बालाकोट की तरह बम गिराया जाएगा। इस देश के टेलीविजनों पे जो लोग आते हैं उनको कॉर्नर करने के लिए, आप सबने देखा होगा, एक बड़ी टीम लगी हुई है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है, चाहे वो आरएसएन हो, चाहे जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित हो, गौरव आर्या हो, तमाम सारे 20-25 लोगों की टीम है। और ये सिर्फ इसीलिए लगातार हम लोग कह रहे हैं कि देश के लोगों को पता चले कि ये जिम्मेदारी हर एक को निभानी है। पुलियाओं पे, चौराहों पे, ऑफिस के अंदर इस बात को लगातार कहते रहिए। आप चुप हो जाएंगे और 25 लोग काम करेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। ये आईबी का काम नहीं है कि बर्मा से चल के लोग कहां से चलेंगे, जरा रूट ढूंढे आप। आपसे अगर मैं ये कहूं या मुझसे कोई ये कहे कि भाई आप दिल्ली से जम्मू चले जाइए, न हवाई जहाज का किराया है, न रेल का किराया है, पैदल पैदल चल के लोग वाया पठानकोट जम्मू में पहुंच गए। 2008 से वेरी सॉरी, तो 2008 से जम्मू के अंदर जहां आर्टिकल 35A की वजह से आप में जितने भी लोग हैं इस सभागार में, कोई वहां बस नहीं सकता है। आप डल लेक देने जाइए, अपनी जेब उनको दीजिए, अपनी जेब से पैसा उनको दीजिए, खाना उनका खाइए और आ जाइए। लेकिन बर्मा से चल के 2008 से 2019 तक 98,000 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में कैसे बसा? क्योंकि आप चुप रहे, आपने सवाल नहीं पूछा। उनका जो एजेंडा था सरकारों का और व्यवस्था का, वो कर रहे थे। वो सन 1948 में भी उनका एजेंडा वही था, आज भी उनका वही एजेंडा है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो ठीक है। सरकार बनाई थी आपने बीजेपी के साथ मिलकर, महबूबा मुफ्ती ने, उसने अपना एक भी एजेंडा नहीं छोड़ा, नॉट ए सिंगल एजेंडा। वो स्टोन पेल्टर का मामला हो, आसिया अंद्राबी का मामला हो,
वो यासीन मलिक का मामला हो, सैयद शाह गिलानी का मामला हो, उसने कोई एजेंडा नहीं छोड़ा। इसलिए पूरी ताकत के साथ कह रही है कि हमने सरकार तो बनाई थी, लेकिन मैंने हुर्रियत के लोगों को पूरी बचाने की कोशिश की। आपके गृह मंत्री पे दबाव डाल करके 10,000 स्टोन पेल्टर को छुड़वाया उसने। बहुत मुझे शिकायतें हैं जो मेरी निजी नहीं है, मेरी बिल्कुल निजी नहीं है, उसको कहना नहीं चाहता, 23 के बाद कहूंगा। इतनी देर तक तो चुप रह ही सकता हूं मैं कि मुझे लगता है कि अगर कुछ मोर्चों पे अगर जंग जीतनी हो तो कुछ मोर्चों को हार देने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए बहुत से ऐसे मोर्चे हैं जिन पे आज बात हो सकती है, लेकिन ये सारे मोर्चे मेरी तरफ से, आरएसएन सिंह की तरफ से, जीडी बख्शी की तरफ से, सबने कहा है कि इनको अभी कोल्ड स्टोरेज में डाल दो। 23 के बाद सवाल पूछेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप डराइए, धमकाइए, लेकिन गद्दी से मत उतारिए। आपको पूरा अधिकार है कि आप डराएं, आप पूरा अधिकार है आपको धमकाएं, उनको सब कुछ करें उनके साथ में, लेकिन ये 70 साल के बाद का मौका है। आप लोग गुजरात में हैं, आप लोगों ने अमेरिका, लंदन सब देखा होगा। मैंने अपने जीवन के 12 साल इस पाकिस्तान, बांग्लादेश इस दौर में गुजारे हैं। मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, जहाँ से इंटेलेक्चुअल थॉट उनको मिला। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर मेरी ही यूनिवर्सिटी का था, तो मैं उस सोच को बड़ी गहराई से जानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतने सारे सवाल होंगे कि ये छत्री है, ये यादव है, ये दलित है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, क्योंकि ये सवाल उठाने वाले हमारी लोग बहुत हैं, दूसरे नहीं उठा रहे। इसलिए मैंने कहा, नरेंद्र मोदी और इस सरकार को हराने में अगर कोई भी होगा सबसे आगे तो राष्ट्रवादी लोग होंगे, ये ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी को इस देश में ना मुसलमान हरा सकता है, ना क्रिश्चियन हरा सकता है, ना पाकिस्तान हरा सकता है। हराएंगे तो अपने लोग हराएंगे। इसलिए मेरी उनसे अपील है कि अपनी अगर मगर को बंद कर दीजिएगा। ऐसा नहीं था, वैसा था, ऐसा नहीं किया, ये कर देना चाहिए था। सत्ताएं चप में पहुंचना जितना आसान है, उससे 50 गुना सत्ता चलाना मुश्किल काम है, आसान नहीं है।